अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल शॉर्ट करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ज़रा आप लोगों ने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट समझ लग गई तो क्वेश्चन का आंसर आपकी फिंगर टिप पर खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन इक्वायर चार्ज। एक मूविंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है, जैसे ये पेन है, फर्ज करते हैं इसको आप कंडक्टर मान लें, तो ये कंडक्टर इस तरह से मूव कर रहा है। इक्वायर अ चार्ज, ये कंडक्टर स्पेस में मूव करते हुए इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। एज इट फ्लाइज थ्रू द एयर, डिस्क्राइब ब्रीफली। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक कंडक्टर लाइक एरोप्लेन हमारे पास अगर मूव करता है एयर में तो उसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। फिर जब चार्ज आ जाता है तो उसको हम फिर कम कैसे करते हैं, ये दोनों बातें हम इस आंसर के अंदर देखेंगे। तो देखिएगा, जब भी कोई बॉडी एयर के अंदर मूव करती है तो ज़ाहिर सी बात है, फ़र्ज़ करें ये एरोप्लेन आ रहा है तो यहाँ पर एयर मालिक्यूल्स होंगे, तो ये एयर मालिक्यूल्स को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। तो जैसे ही एयर मालिक्यूल इससे हिट कर रहे होंगे तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि रगड़ होगी, एयर मालिक्यूल उससे टकरा टकरा के गुजरेंगे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होगा, जो एरोप्लेन की बॉडी है, मेटल फ्रेम है, जो उसका मेटल बॉडी है, वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब बॉडी पर चार्ज कितने मेथड हैं, किस तरह से आता है। एक तो है बाय रबिंग मेथड, आपने मतलब किसी चीज़ को रब कर दें तो वहाँ पर तब भी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा है फ्रिक्शन के ज़रिए, जैसे कि इस सवाल के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है। तीसरा है इंडक्शन के ज़रिए। इंडक्शन के ज़रिए क्या होता है कि जब आप एक बॉडी पर चार्ज होता है और दूसरी बॉडी पर चार्ज नहीं होता, जैसे ही चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास आएगी तो इसके अंदर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। फ़र्ज़ करें इस पे पॉजिटिव है तो इसके इस हिस्से पर नेगेटिव आ जाएगा और इस हिस्से पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो इस पर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इंडक्शन मेथड कहलाता है। तो इस सवाल में अभी हमें सिर्फ फ्रिक्शन मेथड बताया गया। तो कह रहा है अ मूविंग कंडक्टर लाइक लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये पॉइंट हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी पेपर चेकर इस सवाल को चेक करेगा उसने मेन इस पॉइंट को देखना है। बाकी जितना मर्जी आपने थ्योरेटिकल लिखा हो, लेकिन उसने इस पॉइंट को देखना। अगर ये पॉइंट नज़र आया तो नंबर मिलेगा, अगर ये पॉइंट नज़र ना आया तो उसने नंबर नहीं देना आपको। कहता है विद एयर मालिक्यूल्स, तो ये फ्रिक्शन किसके साथ करता है, एरोप्लेन एयर मालिक्यूल्स के साथ, डस्ट के साथ, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, विच ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम द इट सरफेस कॉजिंग इट टू बिकम चार्ज। तो हो सकता है कि वो चार्ज हासिल कर ले, हो सकता है कि वो चार्ज किसी को दे दे। यानी कोई भी चीज़ है फ्रिक्शन के ज़रिए किसी एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरे पर भी चार्ज ऑटोमेटिकली चार्ज अपीयर हो जाएगा। आगे कह रहा है दिस चार्ज इज़ रिमूव बाय ग्राउंडिंग व्हेन एयरप्लेन लैंड। जब एयरप्लेन लैंड कर जाता है तो उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, उससे एक वायर ग्राउंड के साथ लगा दी जाती है। जो भी एक्सेसिव चार्ज होता है वो ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और एरोप्लेन की बॉडी अनचार्ज हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है उससे उस चार्ज की फील्ड पता लग सकती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक आइसोलेटेड चार्ज है, ये उसके गिर्द उसकी फील्ड का रीजन है। फ़र्ज़ करें ये चार्ज क्यू कर लेते हैं और एक मैं सैंपल चार्ज, टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज लेकर आता हूँ जिसको हम किस से लिखते हैं, क्यू नोट से लिखते हैं। ज़ाहिर सी बात है इस चार्ज की ये फील्ड है सारी की सारी। अब जो सेकंड चार्ज एज अ टेस्ट आया है तो ये चार्ज इस चार्ज पर सेम होने की पोलैरिटी की वजह से इस पर एक फ़ोर्स लगाएगा और उसको रिपेल करके बाहर भेजेगा। तो इस चार्ज ने अपने ऊपर कितनी फ़ोर्स फ़ील की, इस जगह की हमें वो क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता देगा। अगर हम चार्ज को यहाँ पर प्लेस करते तो रिपल्शन ज़्यादा हो जानी थी, फोर्स ज़्यादा हो जानी थी, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जानी है, ज़्यादा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक फोर्स के साथ है, ग्रेविटेशन फील्ड का ताल्लुक फोर्स के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक भी फोर्स के साथ है।
तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आप रखेंगे उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज ने अपने ऊपर क्या फील करनी है, फोर्स, उसी से उसकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको लिखते हैं ई से फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया, फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, बट चार्ज क्या है, स्केलर है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, या अगर मैं ऐसे लिख दूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये एट आ पॉइंट भी हो सकता है। तो इसके कई नाम हैं, 3 नाम यूज़ हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करें, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें, कोई भी वर्ड वो यूज़ कर सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका चार्ज है, ये उसके गिर्द फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, ये फील्ड के बाहर से किसी एक पॉइंट से एक चार्ज को पकड़ते हैं और उसको फील्ड में किसी एक पॉइंट के ऊपर लाकर क्या करते हैं, रोकते हैं। तो जैसे ही वो फील्ड के अंदर जाएगा, रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, काम किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से ही आप उसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी तरह से ग्रेविटी में भी वर्क डन पर यूनिट मास आ जाए तो वो ग्रेविटी का पोटेंशियल बता देगा। इसी तरह से वर्क डन पर यूनिट डाइपोल मूवमेंट आ जाए तो वो हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में बताएगा। तो ये एक रेफरेंस, मतलब मैंने बात आपको बता दी है अदर टॉपिक के हवाले से भी। तो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो पॉइंट बाहर होता है ना फील्ड के, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट। ये ज़रा आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं। एक सवाल जो आपको गिवन है वो, और इसके अंदर क्या सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है या एनर्जी का है? तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये एनर्जी का यूनिट बना है। अभी फ़िलहाल हम डेफिनेशन देखते हैं, उसमें भी एनर्जी का जिक्र आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवल्स इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लें और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं, तो उस दौरान जितनी एनर्जी वो हासिल करेगा या लॉस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल। ये रिलेशन आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन इसके अंदर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का है, ये एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस वाले से है। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ रेजिस्टेंस आर, इट इज स्ट्रेच टू डबल, यानी लेंथ को हम डबल करेंगे ऑफ इट्स लेंथ, वट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू लेंथ ऑफ वायर। जो वायर को आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। जब लेंथ में इजाफा होगा तो वो कह रहा है कि जो नई वायर बनेगी उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो ज़रा आपने गौर करना है। तो इस सवाल का मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करके देता हूँ। तो फर्ज करें रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसको आपने बच्चों इक्वेशन 1 मान लेना है। अब जो नई रेजिस्टेंस है उसको R डैश कह देंगे, जो नई लेंथ है उसको L डैश कह देंगे, और जो नया एरिया होगा उसको A डैश कह देंगे। अब ये एरिया को क्यों चेंज किया गया, उसने तो लेंथ के बारे में बताया था, तो ज़रा गौर करिएगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये वायर है जिसकी लेंथ क्या है L। मैं दोनों तरफ से इसको खींचता हूँ तो होता क्या है कि ये अपनी लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा कर लेता है। लेंथ पहले से क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बट आप देख रहे हैं इस वायर का एक एरिया है, ये एरिया भी पहले से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। कितना कम हुआ है, आधा हुआ है। आधा क्यों हुआ, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया बाय एल। तो अगर आपने इसको कांस्टेंट रखना है बच्चों, तो फिर क्या होगा, लेंथ को अगर आप डबल कर रहे हैं तो एरिया को क्या करना होगा, आधा,
ताकि ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा से AL वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस करें। तो इस हवाले से जब वर्ड वो यूज़ करेगा ना स्ट्रेच का, तो स्ट्रेच वाले वर्ड में आपने लेंथ और एरिया को क्या करना है, कंसाइड करना है, जोड़ना है। और अगर वो कह दे कट कर दिया है, आधा काट दिया है, तो फिर आपका एरिया नहीं चेंज होगा, इधर है स्ट्रेच का वर्ड। तो लें भी लेंथ हमारे पास हो गई 2L, एरिया उसने बताया हमें कि वो हो जाएगा स्ट्रेच करने से पतला हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर ऊपर पुट करें तो क्या हो जाएगा, R' इज़ इक्वल टू रो, L की जगह क्या आ जाएगा 2L, और नीचे एरिया की जगह क्या हो जाएगा A/2। तो मेन रेशो के नीचे एक रेशो आ गई है, उसके नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो R' इज़ इक्वल टू 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी क्या रह गया, रो L ओवर A रह गया। अब आप जानते हैं रो L ओवर A किसके बराबर था, ओरिजिनल रेडियस, ओरिजिनल हमारी रेजिस्टेंस के बराबर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R' इज़ इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन 1 के हिसाब से क्या बना, लो जी, वायर की नई रेजिस्टेंस पहले वाली रेजिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कितने गुना, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से सॉरी, रेजिस्टेंस क्यों राइज करती है, उसके पीछे की वजह आपने ये ज़रा देखनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास वायर है, वायर के अंदर कुछ चार्जेस जो होते हैं जिनको पॉजिटिव आयनिक कोर्स कहते हैं, ये अपनी लैटिस पर क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। तो जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो हीट आप इसको दे रहे होते हैं। हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जैसे ही इन एटम्स को जो अपने जगह पर रेस्ट पर हैं, अगर ये हीट को रिसीव करते हैं तो फिर ये अपनी जगह पर अपनी जगह छोड़ तो नहीं सकते, फिर अपनी जगह पर ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर से इजीली गुजर रहा था जब ये वाइब्रेशन नहीं थी, अब वाइब्रेशन ये एटम की शुरू हो गई है, हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। अब पॉसिबिलिटी है पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे इस पॉइंट से पहले ऊपर गुजर गया था, कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है और ये एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अब चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो इससे कुल्लयन बढ़ी, कुल्लयन हमारे लिए क्या है, रुकावट है, रुकावट को हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने इस सवाल में ये कहा कि टेम्परेचर राइज करेगा, जिससे हमारे जो एटॉमिक लैटिस हैं, एटम की जो लैटिसेस हैं, वहाँ पर जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कुल्लयन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, इन्हीं से पूरा सवाल कंपाइल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, टेम्परेचर बढ़ा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लैटिस इंक्रीजेज, लैटिस पर पड़े हुए जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कुल्लयंस विद द फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, जो लैटिस एटम लैटिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉन के साथ कुल्लयन बढ़ जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। लैटिस क्या होता है, वो जगह जहाँ पर एटम बैठता है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो चेयर आपके लिहाज से लैटिस है, और ऊपर आप जो बैठे हुए हैं वो आप एटम है। तो इस हवाले से आप इसको देख लीजिएगा, ये लैटिस क्या होता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन आ 500 वाट और 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन आ 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब। यानी एक 500 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आइए चेक करते हैं। तो 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको देखने के लिए हमारे पास पावर डिसिपेशन का जो फार्मूला है P इज़ इक्वल टू V²/R, क्योंकि इधर वोल्टेज और पावर का जिक्र है और रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फिर मेरे पास पावर के और भी फार्मूले हैं। VI ये भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। P इज़ इक्वल टू I²R ये भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज वाला रेजिस्टेंस का यही रिलेशन है हमारे पास।
तो P इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर होता है। आर ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो आर इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर P। अब हम चूँकि दो केसेस हैं, 500 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट, तो इस हवाले से हम इसी फार्मूले को R1 कह देते हैं। इसमें वोल्टेज पुट कर देते हैं 220 और पावर कितनी रख देते हैं 500 वाट। इसी तरह से 100 वाट और 220 वोल्ट था, तो R2 का नाम दे दिया इसको, 220 वोल्ट, और नीचे आपकी पावर आ गई। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 96.8 ओहम आ गया। इधर आपके पास 484 ओहम आ गया। तो ज़ाहिर सी बात है R2 ज़्यादा है R1 से, R2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ये 100 वाट का है, तो 200 वाट के बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। ये हमने पहले ही क्लेम कर दिया था और यह हमने चेक भी कर लिया है। नेक्स्ट 9.8 कटिंग है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड में भी पहला कटिंग है, दूसरा भी कटिंग है, तीसरा भी कटिंग है। हम फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है एन अनचार्ज कंडक्टिंग होलोस्फीयर इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है, होलो है, अंदर से वैसे ही खाली है, तो उसकी सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं है। इस प्लेस इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में हमने उसको रखा है। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द शेल। तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये शेल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड गुजर रही है यहाँ पर। तो फील्ड लाइन अगर गुजर रही है तो ज़ाहरी सी बात है इधर फ्लक्स तो होना चाहिए। बट ज़रा गौर करें, मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा। यहाँ पर एंटर हो रहा है, इधर एंटर फ्लक्स है, फ़र्ज़ करें ये 3 है तो ये +3 आएगा आंसर। और यहाँ से लिविंग फ्लक्स है, ये निकल रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा -3। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, दोनों कैंसिल होके क्या आंसर देगा 0, यानी फाई कुछ भी नहीं है। बट हम इसको गोज़ेस लॉ से करते हैं। कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज़ ज़ीरो बिकॉज द शेल इनक्लोज नो चार्ज। शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। गोज़ेस लॉ क्या कहता था कि ये जो चार्ज होना चाहिए ये अंदर होना चाहिए, अंदर होता कोई चार्ज तो फ्लक्स होता, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो गोज़ेस लॉ कहता है फाई इज़ इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्यू था इनक्लोज चार्ज, लेकिन अंदर तो चार्ज नहीं है, तो उसको ज़ीरो मानेंगे। तो ज़ीरो रखा तो डिवाइड किया तो कोई फ्लक्स नहीं आया हमारे पास। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 9.5। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस कॉपर वायर के एंड्स पर प्रोवाइड किया गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। बच्चों ये कॉपर वायर है, वो कहता है इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस देने का मतलब है हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर करंट फ़्लो करेगा, या चार्जेस फ़्लो करेंगे, या इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे, बीच में से मूव करेंगे। अब वो कहता है वो जो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊँ, अगर मैं लेंथ को कम कर दूँ, या टेम्परेचर को कम कर दूँ। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला देखेंगे वो यहाँ पर होगा डेल्टा V/NEAR। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी के रेफरेंस से होना है। तो आप देख रहे हैं इस फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसको मैं बड़े सादे से अल्फाज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये पेन मेरे हाथ पर, क्या ये आगे पीछे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। अब मैं अपने हाथ को थोड़ा सा बच्चों टिल्ट कर देता हूँ, अपने हाथ को थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ। अब देखें ये पेन नीचे जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है। अब हम क्या करते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मज़ीद क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखें जो पेन की स्पीड है वो पहले से क्या हो गई है, ज़्यादा, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं तो पेन की स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा। ऐसे ही ये जो आप बैटरी का पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे, बीच में गुजरने वाली चीज़ की रफ्तार क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया।
कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब करंट ही आपका बढ़ेगा। दूसरा था वो कह रहा था कि लेंथ को कम करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस से ताल्लुक़ क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस से ताल्लुक़ है इन्वर्स। अब रेजिस्टेंस ही हमें बताने वाली है कि क्या होना है। लो जी, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्ट है। तो लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो भी रेजिस्टेंस कम होगी। और अगर इस फार्मूले में देखें रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, तो रुकावट जब कम होगी तो रफ्तार आपकी खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, तेज़। फ़र्ज़ करें आप बाज़ार जा रहे हैं और लोग आपके रास्ते में बड़ा रश है, तो आप ऐसे टकरा टकरा के या गुज़र गुज़र के बच बच के दूसरे एंड पर जाएंगे। इस दौरान आपको टाइम लगेगा ज़्यादा और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो होगी। लेकिन अगर आप उसी बाज़ार में जा रहे हैं और लोग आपके रास्ते में कम आ रहे हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा और आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा ही काम कंडक्टर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो देखते हैं इस सवाल को हम लिखेंगे कैसे। वो कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला नज़र आ रहा होगा। वी डी इज़ इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। तो आई होता है वी ओवर आर। यहाँ पर मैं वी नहीं लिखूँगा, यहाँ पर मैं इसको डेल्टा वी कहूँगा आपकी आसानी के लिए। तो जैसे ही मैं डेल्टा वी ओवर आर लिखूँगा तो आई की जगह डेल्टा वी ओवर आर, आर नीचे चला जाएगा, तो एन ई ए आर या आर एन ई ए जैसा मर्जी आप लिख लें। तो इस रिलेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट है। तो वो क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट भी बढ़ेगी। ये फार्मूला हमें एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। लेंथ को भी कम करें और टेम्परेचर को भी कम करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेजिस्टेंस के इन्वर्स होती है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट होती है इस फार्मूले के तहत। टेम्परेचर के भी डायरेक्ट होती है, तो अगर टेम्परेचर कम लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम इस फार्मूले में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कह रहा है सो बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, ये सवाल में ये वाला जो पार्ट है ये अगर आप ना भी लिखें तो खैर है, बट ऊपर वाले रिलेशन में आप टेम्परेचर का वर्ड ऐड कर दें। सो बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर, लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो ये वाला पार्ट फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर आप कर सकते हैं तो ये वर्ड हटा के नीचे वाला याद कर लें। नेक्स्ट कहता है वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रान फ्रॉम इट इंक्रीज। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज करता है जब उसके अंदर से करंट ड्रा किया जाता है। तो इसको मैं ज़रा आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। ले भी फ़र्ज़ करें हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है और SO42 नेगेटिव है, Cu2 पॉजिटिव है और SO42 नेगेटिव है। लेट के मैं फ़र्ज़ करता हूँ Cu2 पॉजिटिव जाता है इस नेगेटिव प्लेट की तरफ, यहाँ से मूव करता है और सर्किट में बार करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाता है। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव जब इसके पास जाता है तो क्या ये Cu2 SO42 नेगेटिव इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। इसको एनर्जी सप्लाई हुई है जिसकी वजह से ये यहाँ से मूव करेगा, बट इसकी अट्रैक्शन से इस Cu2 पॉजिटिव की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी ओवर चार्ज। अगर एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेसिकली ये बात है, अदरवाइज़ वो इस फार्मूले से ही आपको एक्सप्लेन कर देता है कि ये वाली चीज़ ईएमएफ होती है, ये फ़िक्स होती है। तो जैसे जैसे ये नंबर करंट बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर आपका बड़ा होता जाएगा। तो फिक्स नंबर से जब ये नंबर माइनस होता जाएगा तो वी टी के आंसर को क्या कर देगा, कम कर देगा। किससे, ईएमएफ से। और दूसरी बात, अंदर का जो डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है और बाहर का जो डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अंदर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट तभी बाहर आएगा जब अंदर वाला डिफरेंस ज़्यादा और बाहर वाला कम हो। ये नेचर का कानून है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जाती है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। तो ये जो ईएमएफ है, अगर अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ बाहर का कम हुआ तभी करंट बाहर आएगा।
और जब आप चार्जिंग का केस करते हैं तो ये करंट अंदर आना शुरू हो जाता है आपकी बैटरी के, तभी आपकी बैटरी चार्ज होती है। उस केस में आपका टर्मिनल ज़्यादा होता है, फिर ईएमएफ कम होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। तो ये सवाल कैसे रिप्रेजेंट करना है, व्हेन द करंट ड्रान फ्रॉम द बैटरी इंक्रीज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो IR वाला फैक्टर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको CO2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव से समझाया। इंक्रीजेज, ये फैक्टर अंदर का लॉस ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉप अंदर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर कम आता है। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। V कम हो जाता है, E से द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप अपीयर एज हीट इनसाइड द बैटरी। तो आप देखते होंगे जब बैटरी आप यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी हीट अप हो जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, यही मेन वजह है।